नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड लोकेश भाटी, आईटीओ दिल्ली। दोस्तों, आर्टिकल्स की हमारी क्लास चल रही थी। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। कब, कहाँ, कैसे यूज़ करते हैं आप, क्या कुछ प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, क्या कुछ स्पेशल केस होते हैं, एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें, ये सारी चीज़ें हो गई थी। आज की क्लास में दोस्तों हमें इसी चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट सब पार्ट यानी कि डेफिनेट आर्टिकल दी, इसे कहाँ कहाँ कैसे यूज़ करते हैं, क्या कुछ प्रिकॉशंस रखनी है, क्या किस तरीके से एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है दोस्तों, प्लीज़ मिस मत कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे तक इंग्लिश ग्रामर की ये सटीक निशुल्क जानकारी मुहैया करवाई जा सके। जब इंग्लिश की बात हुई है तो दोस्तों जीएस की भी बात कर लेते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप, मैं, हम सब के लिए, हम सब भारतवासियों के लिए बेहद गर्व का पल है दोस्तों। अभी रिसेंटली 26 जुलाई को, 26 जुलाई, पूरे भारतवर्ष ने, हम सब भारतवासियों ने सेलिब्रेट किया है कारगिल विजय दिवस। ठीक है, जैसा कि आप तस्वीर देख रहे होंगे, गौरवान्वित करने वाली, हर भारतीय को गर्व होता है जब इस तस्वीर को हम देखते हैं, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा तिरंगा। तो दोस्तों 26 जुलाई को पूरे इंडिया ने सेलिब्रेट किया है कारगिल विजय दिवस। ठीक है, और इसी के साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे और आपके लिए बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि रेलिवेंट है, बिकॉज हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो भारत और पाकिस्तान, आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों आप सबके लिए वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन को किसने डिमार्केट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज डिमार्केटेड द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और दोस्तों आपके चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 सर हेनरी मैकमोहन, ऑप्शन नंबर 2 सर सिरिल रेडक्लिफ, ऑप्शन 3 सर मॉन्टिमर डुरैंड, और ऑप्शन 4 चार्ल्स एडवर्ड जिनर, जिनको अक्सर आम भाषा में ली कार्बूजियर भी कहा जाता है। ओके, तो ये चार ऑप्शंस हैं दोस्तों आपके लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, बीइंग एन इंडियन, ये तो हम सबको एटलीस्ट पता होना ही चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 1 मिनट के लिए दोस्तों पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सही होता है, गलत होता है, डजेंट मैटर, लेकिन आज इस चीज़ को दोस्तों सीख करके ज़रूर जाइएगा कि हमारी जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है विद पाकिस्तान, इसको किसने डिमार्केट किया था दोस्तों। इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड जानकारी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आंसर का करेक्ट क्वेश्चन का सही जवाब भी आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में हम बात करने जा रहे हैं आज डेफिनेट आर्टिकल दी। आज बात करनी है दोस्तों हमें डेफिनेट आर्टिकल दी की। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में हमने पिछली क्लास में दोस्तों बात कर ली है। जिन बच्चों से ये क्लास मिस हो गई हो तो वो सभी प्लीज़ प्लेलिस्ट में पिछली वीडियो आर्टिकल #02 इसे ज़रूर देख लें, क्योंकि वो भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंस डेफिनेट आर्टिकल की है, तकरीबन उतनी ही इम्पोर्टेंस दोस्तों इनडेफिनेट आर्टिकल की भी है, तो वो वीडियो मिस मत कीजिएगा। हालांकि आज हमें जो बात करनी है डेफिनेट आर्टिकल की करनी है। इसके बारे में मैं आपको बैकग्राउंड जानकारी दे चुका हूं दोस्तों। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल में डिफरेंस क्या होता है। जब कभी कोई आर्टिकल, कोई डिटरमाइनर आपको नाउन के बारे में एक जनरल बात बताए, स्पेसिफिक ना बताए, जनरल बात बताए, देन इट इज इनडेफिनेट आर्टिकल। ए बॉय इज वॉकिंग इन द स्ट्रीट, कोई लड़का गली में घूम रहा है। लेकिन अगर आप कहते हैं द डॉग इज बार्किंग, यानी कि आप किसी एक पर्टिकुलर डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द एयर, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर एरोप्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे ही नाउन पर्टिकुलर यानी कि स्पेसिफिक के बारे में बात की जाती है, देयर वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल। एंड वेयर द नाउन इज नॉट येट स्पेसिफाइड, अभी तक आपने उसको स्पेसिफाई नहीं किया है, तो वहां पर आप यूज करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इज इट क्लियर?
आई होप सो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यूजेस की बात करते हैं कि दी जो आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल, इसको आप कहाँ कहाँ और कैसे यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण यूज दोस्तों, नंबर 1, माउंटेन सीरीज। विश्व की जो भी इंपॉर्टेंट माउंटेन सीरीज हैं उनके नाम के आगे आप दी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दी हिमालयाज, सबसे बड़े पर्वत श्रृंखला। इंपॉर्टेंट दोस्तों यहां पर यह है, माउंटेन सीरीज लिखा है मैंने, केवल माउंटेन नहीं लिखा है। सिंगल अगर माउंटेन है जैसे कि माउंट एवरेस्ट, इसके नाम के आगे दी नहीं लगेगा। माउंटेन सीरीज होनी चाहिए, श्रृंखला होनी चाहिए, कड़ी होनी चाहिए। कई सारे माउंटेन्स जब एक साथ होते हैं तो उसे आप कहते हैं माउंटेन सीरीज। ज्योग्राफी में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। दी हिमालयाज यानी कि कई सारी पर्वतों का जो समूह है उसे कहा जाता है हिमालयाज। उसमें अनगिनत पहाड़ हैं दोस्तों। इसी तरीके से आल्प्स, दी आल्प्स कहा जाता है, फ्रांस और जर्मनी में स्थित है दी आल्प्स पर्वतमाला। ओके, इसी तरीके से दी अरावलीज, यानी अरावलीज जो पर्वत श्रृंखला है, राजस्थान की तरफ स्थित है, राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच में। तो दोस्तों ऐसी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत नहीं कह रहा हूं मैं, पर्वत श्रृंखलाएं यानी कि जो ग्रुप होता है उसके नाम के आगे आप दी लगाते हैं। द विंध्याचल्स, यानी कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है उसमें कई सारे पहाड़ हैं। ओके, इंपॉर्टेंट बात, अगर माउंटेन पीक का नाम है जैसे माउंट एवरेस्ट या K2 या कंचनजंगा, ये क्या है, सिंगल पहाड़ हैं, ये एक पहाड़ी का नाम है, इनके आगे आप दी नहीं लगाते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट रिवर्स, दुनिया की जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, बड़ी नदियां हैं, उनके नाम के आगे आप दी का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट रिवर्स जैसे सबसे पहले गंगा मैया की बात कर लेते हैं दोस्तों, दी गंगा, दी यमुना, दी थेम्स, दुनिया की सबसे लंबी नदी दी नील, दुनिया की सबसे बड़ी नदी दी अमेजन। ओके, तो इन सब के नाम के आगे क्या लगाते हैं, आप दी का प्रयोग करते हैं। दी गंगा, दी यमुना, दी थेम्स, दी ब्रह्मपुत्रा, दी हुगली। ओके, अब यहां पर दोस्तों एक पेच है। कई बार सेंटेंस इस तरीके से बनाया जाता है कि कोई शहर किसी नदी के किनारे बसा हुआ है, जैसे बनारस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा। बनारस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा, गंगा नदी के किनारे पर बनारस स्थित है। ओके, बनारस इज situated on the banks of गंगा नहीं लिखेंगे, दी गंगा लिखेंगे। ओके, बड़ी नदी का नाम है इसलिए दी गंगा, दी थेम्स, दी ब्रह्मपुत्रा, दी यमुना। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज अब यहां पर आपको समझ लेनी है दोस्तों, ये तो यूज आपको समझ में आ गया होगा कि शहर अगर किसी नदी के किनारे बसा हुआ है तो हम इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे और वहां पर नदी के नाम के आगे दी का इस्तेमाल होगा। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, आप में से कईयों ने दोस्तों पढ़ा होगा कि विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत बड़े प्रख्यात पंडित, उनसे बड़ा ड्रामेटिस्ट कोई हुआ नहीं है अब तक, पोएट कोई हुआ नहीं है। विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है बार्ड ऑफ एवॉन। ठीक है सर, कहानी का सार बताइए। कहानी का सार ये है कि विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था जिस शहर में, उस शहर का नाम है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। अगर आप विकिपीडिया पर जाएंगे दोस्तों तो वहां पर आपको विलियम शेक्सपियर का जो जन्म स्थान है वो क्या मिलेगा, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। सर इतना बड़ा शहर का नाम है? नहीं दोस्तों, ये शहर है, ये एक नदी है, एवॉन नदी है। इंग्लैंड में एवॉन एक नदी है, ठीक है, और ये जो शहर है स्ट्रैटफोर्ड, ये एवॉन नदी के किनारे स्थित है। तो इसीलिए प्राचीन जो शहर हैं दोस्तों वो इसी तरीके से फेमस हो गए कि एवॉन नदी के किनारे पर बसा हुआ स्ट्रैटफोर्ड। विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है बार्ड ऑफ एवॉन, यानी कि एवॉन नदी के किनारे पला बढ़ा बच्चा। एवॉन नदी के किनारे पर स्ट्रैटफोर्ड शहर है, स्ट्रैटफोर्ड शहर में ही विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था।
अब दोस्तों, सर आप तो कह रहे थे नदियों के नाम के आगे हमें दी लगाना है। नहीं दोस्तों, ये नियम सब जगह लागू नहीं होगा। अगर किसी शहर का नाम इस तरीके से है, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, और भी दोस्तों इंग्लैंड के कुछ शहर हैं जिनका नाम इसी तरीके से लिया जाता है, जैसे किंगस्टन ऑन थेम्स। किंगस्टन एक शहर है, थेम्स नदी के किनारे पे बसा हुआ है, तो उसका नाम क्या लिया जाता है? किंगस्टन ऑन थेम्स। इसी तरीके से न्यू कैसल अपॉन टाइन, टाइन नदी है, वहां पर न्यू कैसल शहर है उसके किनारे पर। तो जब शहर का नाम, एक बीच में प्रिपोजिशन और फिर नदी का नाम, तो उनके बीच में दोस्तों दी का इस्तेमाल नहीं होगा। शहर का नाम, एक प्रिपोजिशन और फिर सॉरी नदी का नाम, तो यहां पर बीच में दोस्तों नदी के नाम से पहले आप दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वर्जित है। डायरेक्टली यूज करना है। ये इसीलिए मैंने कहानी आपको बताई है कि नदियों के, बड़ी जो नदियां हैं, थेम्स नदी हुई या एवॉन नदी हुई या गंगा हुई, ब्रह्मपुत्र, यमुना, इनके नाम के पहले आप दी का इस्तेमाल करते हैं अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो। लेकिन अगर शहर का नाम, एक प्रिपोजिशन और फिर नदी का नाम दी दिया है, तो वहां पर बीच में आपको दी का इस्तेमाल नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चों से गलती हो जाती है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। दो यूज हमारे दोस्तों क्लियर हो गए हैं। चलिए आगे बढ़े। यूज नंबर 3, तीसरा यूज क्या कहता है? इसी तरीके से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन्हें फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दी का इस्तेमाल आप दोस्तों दुनिया के जो बड़े समुद्र हैं, सागर हैं, खाड़ियां हैं, गल्फ्स हैं, उनके नाम के आगे भी करते हैं। बड़े, सबसे पहले महासागर की बात कर लेते हैं दोस्तों, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। महासागर सबसे पहले, दी इंडियन ओशियन, दी पैसिफिक ओशियन, दी अटलांटिक ओशियन, दी आर्कटिक ओशियन। ओके, महासागर जितने भी हैं उनके नाम के आगे आप दी लगाते हैं, ओशियंस। ओके, इसी तरीके से जितने सागर हैं, सीज, द बाल्टिक सी, द रेड सी, द ब्लैक सी, द कैस्पियन सी, द मेडिटरेनियन सी, द अरेबियन सी, जितने भी सागर हैं, सागर आप जानते हैं दोस्तों, ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, समुद्र। ओके, पानी की बहुत बड़ी जो विशालकाय जलाकृति होती हैं उन्हें आप सी कहते हैं। ओके, इसके बाद में गल्फ्स यानी कि खाड़ियां, द बे ऑफ बंगाल, जानते हैं ना, द बे ऑफ बंगाल, द पर्शियन गल्फ, द गल्फ ऑफ एडन, इसी तरीके से द गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये जो जितनी भी दोस्तों खाड़ियां हैं, खाड़ी क्या होती है? पानी का एक ऐसा जलाकृति जो धरती के अंदर तक घुसा हुआ है, उसे आप क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। तो जहां पर भी दोस्तों दुनिया की जो बड़ी बड़ी खाड़ी या गल्फ्स या बे हैं, उनके नाम के आगे आप दी का इस्तेमाल करते हैं। नोट कर लीजिएगा, बेज या गल्फ्स, याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4, दुनिया के जो बड़े आइलैंड ग्रुप्स हैं, आइलैंड ग्रुप्स, आइलैंड ग्रुप्स, जैसे कि दी अंडमान, अंडमान एंड निकोबार आप जानते हैं, तकरीबन 300 टापू हैं दोस्तों। इसी तरीके से दी वेस्ट इंडीज, दी वेस्ट इंडीज, टापुओं का ग्रुप अगर नाम दिया जाता है दोस्तों, तो उसके पहले आप दी का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, अकेला आइलैंड नहीं होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। तो ग्रुप के आगे आप दी का इस्तेमाल करते हैं। दी वेस्ट इंडीज, दी अंडमान, दी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भी क्या है? बहुत सारे टापुओं का ग्रुप है। ओके, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात, अगर सिंगल आइलैंड है, सिंगल आइलैंड, जैसे कि इंडोनेशिया में एक टापू है उसका नाम है जावा, एक है सुमात्रा, इनके नाम के आगे आप दी नहीं लगाओगे, क्योंकि ये सिंगल टापू है। मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों, ग्रुप अगर है, ग्रुप के नाम के आगे आप दी लगाएंगे। लेकिन अगर सिंगल टापू की बात करी जा रही है, जैसे कि ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड दोस्तों क्या है? एक सिंगल टापू है। ओके, विश्व का सबसे बड़ा टापू है। इसी तरीके से इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट भी एक सिंगल टापू है, उसके नाम के आगे आप दी नहीं लगाएंगे। ग्रुप की जब बात करी जाएगी, जैसे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह बोला जाता है, जब आप हिंदी में लिखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो समूह है इसलिए उसके नाम के आगे दी लगेगा। इसी तरीके से वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज भी क्या है? ग्रुप है, तो क्या कहा जाता है? दी वेस्ट इंडीज कहा जाता है।
ओके, इस बात का हमको ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 4 पॉइंट हमारे दोस्तों डिस्कस हो गए। आइए मूविंग फॉरवर्ड, 5वां पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो भी विश्व की इंपॉर्टेंट कैनाल्स हैं, कैनाल्स यानी कि नहरें, जो दो बड़ी जलाकृतियों को जोड़ने वाली पानी की पतली पट्टी होती है, तो ऐसी जो नहरें हैं विश्व की बात की जा रही है दोस्तों, छोटी मोटी हमारे गांव देहात में बहने वाली नहर की बात नहीं हो रही है। विश्व की जो बड़ी नहरें हैं उनकी बात हो रही है। नहर हो, एरोप्लेन्स हैं, शिप्स हैं या ट्रेन्स हैं, इनकी बात अगर होगी तो उसके नाम के आगे भी आप दी का इस्तेमाल करते हैं। कैनाल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स या शिप्स विश्व में प्रसिद्ध जो हों उनके नाम के आगे, यहां जितनी भी बात दोस्तों आज इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं ये विश्व पटल पर होनी चाहिए। जो भी चीजें ऐसी हैं, नदी की बात हुई तो विश्व की जो प्रख्यात नदियां हैं, पहाड़ों की बात हुई सर विश्व की जो है, ये मत कह दीजिएगा सर दिल्ली से बाहर निकलते ही जो पहाड़ियां हैं छोटी मोटी उनके आगे भी दी लगेगा कि नहीं, उनका तो भैया अभी नाम ही नहीं है। जब नाम ही नहीं है तो दी कहाँ से लग जाएगा। ओके, इसी तरीके से नदी, नाले, नहर जो विश्व प्रसिद्ध अगर है, नदी विश्व प्रसिद्ध हो, नाले नहर विश्व प्रसिद्ध हो, तो उनके आगे दी लगाओगे, छोटी मोटी के आगे नहीं लगाना है। इसी तरीके से ट्रेन्स, जो विश्व प्रसिद्ध ट्रेनें हैं, शिप्स हैं, शिप्स की बात करें तो सबसे पहला नाम ध्यान आता है, यस सर, दी टाइटैनिक। ट्रेन्स की बात हो रही है, भारत की प्रसिद्ध ट्रेनें जैसे दी वंदे भारत, दी शताब्दी एक्सप्रेस, दी राजधानी एक्सप्रेस। ओके, द पैलेस ऑन व्हील्स, बहुत फेमस ट्रेन है भारत की, द पैलेस ऑन व्हील्स। इसी तरीके से एरोप्लेन्स की बात हो तो द एयरफोर्स वन, यानी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका ऑफिशियल व्हीकल, वो जिस प्लेन में चलते हैं उसको नाम दिया गया है एयरफोर्स वन, विश्व में प्रसिद्ध है तो उसे क्या कहा जाता है, दी एयरफोर्स वन। इसी तरीके से भारत का फेमस द विक्रमादित्य, पानी का जहाज है, समुद्री जहाज है, दी विक्रांत, इनके नाम के आगे दी का इस्तेमाल होगा। कैनाल्स की बात करें सर, सबसे पहला पॉइंट आपने कहा था, जैसे द सुएज कैनाल, विश्व की सबसे प्रसिद्ध नहर, सबसे बिजी नहर, अभी रिसेंटली आपने इसके बारे में एक न्यूज भी सुनी थी 2 या 3 महीने पहले कि वहां पर एक जहाज फंस गया था, तो उसकी वजह से दोस्तों बहुत तकरीबन 15-20 दिन तक विश्व का पूरा यातायात ठप रहा था। सुएज कैनाल के बाद में एक और इंपॉर्टेंट, द पनामा कैनाल, ये विश्व प्रसिद्ध नहरें हैं दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपने गांव देहात के आसपास की नहर के आगे दी मत लगा देना, जो विश्व में फेमस हैं उनके आगे। द कीव कैनाल, कीव जर्मनी में नहर बनाई गई है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है द कीव कैनाल, तो कम से कम इनके नाम आपको पता होने चाहिए कि ये जो इंपॉर्टेंट नहरें हैं इनके नाम के पहले आप दी का इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैनाल्स, ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स की बात हो गई, 5वां पॉइंट हो गया। 6th पॉइंट, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है कि नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति की नागरिकता बताते हैं, उसकी नागरिकता का ज्ञान कराते हैं, जैसे नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, उनके पहले आप दी का इस्तेमाल करते हैं। नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स क्या हो सकते हैं, दी इंडियंस, आज गर्व महसूस करने का दिन है, दी इंडियंस। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है, ये जो इंडियंस शब्द है ये क्या बताता है, भारत के लोग, तो इसलिए इसके आगे दी का इस्तेमाल करेंगे। दी चाइनीज, चाइना के लोग। इसी तरीके से दी नेपालीज, नेपाल के लोग। द नेपालीज। द श्रीलंकन्स, श्रीलंका के लोग, द श्रीलंकन्स। फ्रांस के लोग, दी फ्रांसीसी, नहीं सर गलत हो जाएगा, दी फ्रेंच, फ्रांस के लोगों को फ्रेंच बोला जाता है। रोम के लोगों को रोमन्स। इसी तरीके से ग्रीस के लोगों को द ग्रीक। हर देश के नागरिक के लिए दोस्तों शब्द अलग है, ऐसा नहीं है कि सर एक ही ढर्रे पर चलेगा, नहीं,
अमूमन क्या होता है कि उस देश के नाम के आगे आप एन या एस लगा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियंस, अमेरिका अमेरिकन्स, ब्रिटेन है तो ब्रिटिश कहा जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो फ्रांस के लोग हैं उनके लिए फ्रेंच कहा जाएगा, ग्रीस के लोग हैं उनके लिए ग्रीक कहा जाएगा, अफ्रीका के लोग हैं अफ्रीकन्स कहा जाएगा, ब्राजील के लोग हैं ब्राजीलियंस कहा जाएगा, अर्जेंटीनियंस कहा जाएगा, पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तानीज कहा जाएगा, ओके। नेपाल के हैं नेपालीज कहा जाएगा, श्रीलंका के हैं श्रीलंकन्स कहते हैं, रशिया के हैं रशियंस कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो शब्द होते हैं ये नेशनैलिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये उस व्यक्ति की नागरिकता बता रहे हैं, इसलिए इनके नाम के आगे दी लगता है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात, सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए सर, एग्जाम में आ जाए तो गलत ना हो। यस, इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि अगर नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड को आपने एज अ काउंटेबल नाउन इस्तेमाल किया है, आप उसे काउंटेबल नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे कि अगर आप ये कहो कि भाई कल यूएस में कहीं पर एक एक्सीडेंट हुआ या कहीं गोली चली और उसमें एक भारतीय की मौत हो गई, तो आप क्या कह रहे हो कि एक भारतीय नागरिक की मौत हुई, आपने काउंटेबल नाउन की तरह इस्तेमाल किया ना, तो वहां पर इंडियन के आगे दी नहीं लगेगा, वहां पर आप क्या कहोगे, एन इंडियन वाज किल्ड इन अ गन फायरिंग इन यूएस यस्टरडे। अ पाकिस्तानी वाज किल्ड इन अ गन फायर इन यूएस यस्टरडे। ए चाइनीज, ए का इस्तेमाल करोगे अगर आप काउंटेबल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप जनरल में यूज कर रहे हो पाकिस्तान के लोग, भारत के लोग, चाइना के लोग, तो तब उनके आगे दी का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर काउंटेबल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, एक पाकिस्तानी या एक भारतीय या एक चीनी नागरिक या एक श्रीलंकन नागरिक, तो उसके आगे ए या एन जैसी भी साउंड आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल करते हैं, वहां पर दी नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स की बात हो गई। पॉइंट नंबर 7, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आइए देखते हैं। रिलीजियस बुक्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो धर्म ग्रंथ हैं। रिलीजियस बुक्स इस वर्ल्ड के जितने भी हैं इंपॉर्टेंट एपिक्स हैं, उनके नाम के पहले आप क्या इस्तेमाल करते हैं? दी का इस्तेमाल करते हैं। रिलीजियस बुक्स हों या एपिक्स हों। रिलीजियस बुक्स होती हैं दोस्तों धर्म ग्रंथ, और एपिक्स होते हैं जो महाकाव्य होते हैं, बड़ी किताबें, ओके। जैसे कि रिलीजियस बुक्स की बात करी जाए, दी गीता, दी रामायण, दी महाभारत, दी कुरान, दी बाइबल, दी गुरु ग्रंथ साहिब, ये सभी क्या हैं दोस्तों? धर्म ग्रंथ हैं, हर धर्म विशेष के हैं, तो इनका सम्मान करना बनता है, इनको आपको सम्मान देना चाहिए। इसीलिए इन सब धर्म ग्रंथों के नाम के पहले आप दी का इस्तेमाल करते हैं। द पुराणास, द उपनिषद्स, द वेदास, ओके। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं दोस्तों, जितनी भी धार्मिक किताबें हैं उनको सम्मान देते हैं, उनके नाम के आगे दी का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं अब एपिक्स की, यानी जो महाकाव्य हैं, बड़ी किताबें हैं, बड़े लिटरेरी वर्क हैं, जो क्या हैं कि किस कभी आज से 200-300 साल पहले कभी लिखे गए थे, लेकिन वो इतने बढ़िया लिखे गए कि उन्हें आज भी पढ़ा जाता है, उनको उनसे सीखा जाता है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में दोस्तों जो सबसे बड़ा एपिक माना गया है दैट इज इलियाड। इलियाड, तो इसके नाम के आगे आप दी लगाते हैं। अब ये इलियाड क्या है सर? आप में से बहुत सारे लोगों ने दोस्तों एक हॉलीवुड फिल्म देखी होगी, द ट्रॉय। इज इट क्लियर? ट्रॉय जो फिल्म है दोस्तों की, दो ग्रीस देश के पुराने समय के राज्य थे, उनके बीच की जो युद्ध था उसको दिखाया गया है। तो वो जो कहानी है अखिलीस की, अखिलीस एक उनका उसमें कैरेक्टर था, तो उस कहानी को दोस्तों इस महाकाव्य में बताया गया है, द इलियाड। दरअसल वो जो ट्रॉय फिल्म है वो इसी काव्य से प्रेरित है, इसी कहानी पर प्रेरित पर आधारित है। और ये किताब, ये महाकाव्य लिखा किसने है? होमर ने। होमर को माना जाता है दोस्तों सबसे प्राचीन महाकवि इंग्लिश लैंग्वेज के, ठीक है। तो होमर के द्वारा लिखी हुई दी इलियाड। इसी तरीके से द ओडिसी, इन्हीं की एक दूसरी किताब है द ओडिसी। ओडिसी, ओके। तो जो भी बड़ी महाकाव्य हैं दोस्तों, ओडिसी, उनके नाम के आगे आप दी लगाते हैं, चाहे बड़े धर्म ग्रंथ हैं या फिर कोई महाकाव्य हैं, एपिक हैं, उनके नाम के आगे आप दी का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर भी दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात, इंपॉर्टेंट बात, अगर आप जो महाकाव्य या धर्म ग्रंथ है उसके नाम के आगे क्या लगा देते हैं? उसके राइटर का नाम लगा देते हैं। जैसे
इलियाड किसने लिखी? होमर ने लिखी सर। तो होमर्स इलियाड। यहां पर आपको इलियाड से पहले दी लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप राइटर का नाम पहले लिख रहे हो, उसके बाद में उसके महाकाव्य का नाम लिख रहे हो, तो बीच में आपको दी नहीं लगाना है। बीच में दी लगाना गलत हो जाएगा। महाकाव्य के साथ में महापाप हो जाएगा, दी नहीं लगाना है। ओके। अगर राइटर का नाम दिया हुआ है और उसके तुरंत बाद उसके महाकाव्य का नाम है, तो बीच में आपको दी नहीं लगाना है। हाँ, इसको आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, द इलियाड बाई होमर। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, महाकाव्य का नाम पहले और फिर राइटर का नाम, तो जरूर आप दी लगाएंगे। इस तरीके से अगर यूज किया जाता है तब तो ठीक है। द रामायण बाई वाल्मीकि, द रामायण बाई तुलसीदास, द महाभारत बाई वेद व्यास, इस तरीके से करेंगे तो दी लगा सकते हो। लेकिन अगर ये वाला यूज आप लेते हैं कि राइटर का नाम और उसके बाद में एपिक या धर्म ग्रंथ, वाल्मीकिज रामायण, ये नहीं कह देंगे वाल्मीकिज दी रामायण, वो गलत हो जाएगा। राइटर का नाम अगर पहले है तो बीच में दी नहीं लगेगा। किताब का नाम अगर पहले है तो दी लगेगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धर्म ग्रंथ और एपिक्स की बात हो गई, साथ ही साथ आपको ट्रॉय फिल्म की भी जानकारी मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब ऐसा मत करना कि ट्रॉय फिल्म देखने बैठ जाओ, इसके बारे में जो जरूरी जानकारी थी मैंने दे दी है। 3 घंटे फिल्म पे वेस्ट मत करिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट यूज दी का क्या हो सकता है, देखिए। जो डायरेक्शंस हैं दोस्तों, यानी कि दिशाएं, उनके नाम के पहले भी आप दी का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्शंस जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, डायरेक्शंस जितनी भी हैं दोस्तों, उनके नाम के पहले भी आप दी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से द डाउनवर्ड या द अपवर्ड, सन राइजेस इन द ईस्ट। अक्सर मैं एग्जांपल देता हूं दोस्तों, मैंने आपको प्रीपोजिशंस के चैप्टर में भी दिए थे ये एग्जांपल्स। द सन राइजेस इन द ईस्ट, उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में उदय होता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो जहां कहीं भी आप डायरेक्शन का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, वहां पर आपको दी का इस्तेमाल करना है। लेकिन अब इसके साथ में इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई डायरेक्शन के साथ में प्लेस का नाम दिया हुआ है तो उसके साथ फिर दी नहीं लगेगा। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट दिशा हो गई, बंगाल जगह हो गई, क्या इसके आगे दी लगाएंगे सर? नहीं लगाएंगे, दी वेस्ट बंगाल नहीं कहा जाएगा। ओके। तो ऐसा अगर कोई जगह है दोस्तों जो डायरेक्शन के साथ में उस जगह का नाम जोड़ दिया गया है, तो उसके आगे दी नहीं लगेगा। डायरेक्शन केवल अकेले इस्तेमाल हुई है किसी सेंटेंस में, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो वहां पर आप डायरेक्शन से पहले दी का इस्तेमाल करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक चीज और साथ में ध्यान दीजिए कि अगर आपको केवल यह शब्द दिया जाए, द ईस्ट या द वेस्ट, तो इसका मतलब होता है, दी ईस्ट का मतलब है ईस्ट के देश, कंट्रीज, द ईस्टर्न कंट्रीज। दी वेस्ट का मतलब होता है द वेस्टर्न कंट्रीज। जैसे अभी रिसेंटली रशिया और यूक्रेन युद्ध के दौरान क्या आप खबरें सुन रहे थे कि पश्चिमी देश रशिया के ऊपर दबाव बना रहे हैं। द वेस्ट इज प्रेशराइजिंग द रशिया। द वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि जी पश्चिम दिशा, दी वेस्ट का मतलब वहां पर उस सेंटेंस में क्या था? पश्चिमी देश, यानी कि यूरोपियन देश, दी वेस्ट। इसी तरीके से द ईस्ट यानी कि द ईस्टर्न कंट्रीज, पूर्व के देश, जो एशिया और जापान तक के जो देश हैं, इनको कहा जाता है द ईस्टर्न कंट्रीज। यूरोप और जो अमेरिकी देश है उन्हें कहा जाता है द वेस्टर्न कंट्रीज। ओके। तो केवल अगर आपको सेंटेंस में दी ईस्ट या दी वेस्ट मिले और वो दिशा की तरफ इशारा नहीं कर रहा है, तो समझ जाइए इसका मतलब है द ईस्टर्न कंट्रीज और इसका मतलब है द वेस्टर्न कंट्रीज। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं इसकी। डेजर्ट्स के नाम के आगे आप दी का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। विश्व के जो प्रमुख डेजर्ट हैं, जैसे द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, द कालाहारी डेजर्ट, द अटाकामा डेजर्ट। ओके, इन सभी बड़े बड़े जो डेजर्ट्स हैं, इनके नाम के पहले आप दी का इस्तेमाल करते हैं।
नोट कर लीजिएगा, डेजर्ट्स के नाम के पहले हम दी का इस्तेमाल करते हैं। डेजर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, उसको आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने कहा द सहारा डेजर्ट, इसको द डेजर्ट ऑफ सहारा, द थार डेजर्ट द डेजर्ट ऑफ थार, द कालाहारी डेजर्ट द डेजर्ट ऑफ कालाहारी। इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस कम्युनिटीज। वैसे तो ये पॉइंट हमें रिलीजियस बुक्स के साथ ही ले लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। रिलीजियस कम्युनिटीज, उनके नाम के पहले भी आप क्या लगाते हैं, दी का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, द बुद्धिस्ट्स, द जैन्स। इस तरीके से जो धार्मिक समूह हैं, संप्रदाय हैं, उनके नाम के पहले आप दी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द हिंदूज वर्शिप द काउ, हिंदू लोग गाय की पूजा करते हैं। द हिंदूज वर्शिप द सन, सूर्य की उपासना करते हैं। द मुस्लिम्स ऑब्जर्व रमजान, मुस्लिम रमजान में उपवास रखते हैं। ऑब्जर्व मतलब उसका उपवास रखते हैं। ओके इसी तरीके से द सिख्स वर्शिप गुरु ग्रंथ साहिब, सिख लोग गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा अर्चना करते हैं। द क्रिश्चियंस सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिश्चियंस क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। तो जो भी धार्मिक संप्रदाय हैं दोस्तों, उनके नाम के पहले आप दी का इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपकी फिजिकल पोजीशन बताते हैं। फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग फिजिकल पोजीशन, उनके आगे भी आप दी का इस्तेमाल करते हैं। वर्ड्स एक्सप्रेसिंग फिजिकल पोजीशन, जैसे टॉप, बॉटम, एक्सप्रेसिंग फिजिकल पोजीशन। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दोस्तों standing at the top of the building, he was standing at the top of the building, he was standing at the bottom of the building, building के bottom में। top, the bottom, the front, the back side, the outside। तो ऐसे जो शब्द हैं जो दोस्तों किसी चीज का किसी दूसरी चीज के साथ में फिजिकल पोजीशन बताते हैं, वहां पर आप दी का इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले दी का इस्तेमाल किया जाता है। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऐसी वस्तुएं जो दुनिया में यूनिक हैं, यूनिक ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड, यूनिक ऑब्जेक्ट्स जो एक ही हैं, एक से ज्यादा नहीं हैं। जैसे इस दुनिया में सिर्फ एक ही है, सन, दी सन कहा जाएगा, दी मून कहा जाएगा। इसी तरीके से दी अर्थ कहा जाएगा, दी मरकरी, दी वीनस, दी जुपिटर। ये सारी चीज दोस्तों ब्रह्मांड में एक ही हैं, इनका डुप्लीकेट नहीं है, इनका फोटोकॉपी नहीं है। इज इट क्लियर? इसी तरीके से द एयर, द सन, द क्लाउड्स, द एयर, ये सारी चीजें यूनिक हैं, इसीलिए इनके नाम के आगे आप दी का इस्तेमाल करते हैं। जो भी चीजें ब्रह्मांड में यूनिक हैं, इकलौती हैं, एक ही हैं, उनके नाम के आगे आप दी लगाते हैं। ओके नेक्स्ट 13 पॉइंट, ऐसी चीजें जो हमारे देश की सरकार के अंग हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हैं, उनके नाम के आगे भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये पॉइंट है वैसे, पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट और आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस क्या क्या आते हैं इसमें दोस्तों? कानून कहां बनता है? संसद में बनता है सर। और संसद किस चीज का हिस्सा होती है? दी लेजिस्लेचर, विधायिका, जहां कानून बनाए जाते हैं। इसी तरीके से राज्यों में विधानसभाएं होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये सभी किस में आते हैं? लेजिस्लेचर में। कानून बन गया सर, उसके बाद क्या करें? उसको कार्यान्वित करवाना होता है, एग्जीक्यूट करवाना होता है। और एग्जीक्यूट कौन करवाता है जी? सरकार करवाती है। तो सरकार को क्या कहा जाता है? दी एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। कानून लेजिस्लेचर ने बना दिया, उसका इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करेगी। इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ तो क्या करें सर? आप न्यायालय में जाते हो, कोर्ट में जाते हो। तो कोर्ट किसका हिस्सा है? दी जुडिशियरी। ये सारी चीजें आप पॉलिटिकल साइंस में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सीख लीजिए। द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशियरी, द प्रेस,
प्रेस को क्या कहा गया है? द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, दी प्रेस। इसी तरीके से आर्म्ड फोर्सेस के पार्ट्स कौन कौन से हैं? द नेवी, द एयरफोर्स, द आर्मी। इन सभी के नाम के आगे आप दी का इस्तेमाल करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट हैं या पार्ट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके नाम के आगे हम सर दी का इस्तेमाल करेंगे और बहुत जरूरी है, मिस नहीं करना है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला पॉइंट, जो भी हिस्टोरिकल चीजें हैं, हिस्टोरिकल में तो सर बहुत सारी चीजें आती हैं सर, पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है। तो आइए समझते हैं उनमें से किस किस के नाम के आगे आपको इस्तेमाल करना है। चलिए आई थिंक शायद 15th पॉइंट अब हमें डिस्कस करना है। अगर दोस्तों सीक्वेंस गड़बड़ हो गया हो तो ठीक कर लीजिएगा। हिस्टोरिकल चीजों की बात करें तो सबसे पहले देखिए हिस्टोरिकल एम्पायर्स। हिस्टोरिकल एम्पायर्स यानी कि जो साम्राज्य हुए हैं, हिस्टोरिकल एम्पायर्स, जैसे द रोमन एम्पायर, द गुप्ता एम्पायर, द मुगल एम्पायर, द कुषाण एम्पायर। ये जो राजवंश, ये जो साम्राज्य हुए, इनके नाम के आगे दोस्तों आप क्या करते हैं? दी का इस्तेमाल करते हैं। ओके। एम्पायर्स के बाद में दोस्तों हिस्टोरिकल कास्ट या रेस, जाति प्रजातियां, जैसे द हुनाज, द मंगोल्स। इसी तरीके से और किनके आगे? दी आर्यंस, दी नीग्रोज, दी एस्किमोज। इनके बारे में आपने पढ़ा है ना हिस्ट्री में। तो ये सारी जो रेसेस हैं, प्रजातियां, इनके नाम के आगे भी आप दी लगाते हैं। एम्पायर्स के आगे लगाते हैं, रेसेस के आगे लगाते हैं। और हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसे दी पानीपत। पानीपत इतिहास में फेमस है ना भैया, 3 लड़ाइयां हुई हैं भारत की इंपॉर्टेंट वहां पर। इसी तरीके से वाटरलू, वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व की पूरी आगे का इतिहास ही बदल दिया इस लड़ाई ने। इज इट क्लियर? इसी तरीके से लेनिनग्राड रशिया में स्थित शहर है, उसने वर्ल्ड वॉर 2 का पूरा रुख मोड़ दिया था। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस जितनी भी हैं, इनके नाम के आगे आप दी का इस्तेमाल करते हैं। ओके। और क्या क्या हो सकता है सर? हिस्टोरिकल डायनेस्टीज, राजवंश, जैसे ट्यूडर डायनेस्टी, यूरोप में बहुत फेमस थी, द ट्यूडर डायनेस्टी। इसी तरीके से भारत में गुलाम वंश आया था सर, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया था, द स्लेव डायनेस्टी, द खिलजी डायनेस्टी, द लोधी डायनेस्टी, द मुगल डायनेस्टी, द गुप्ता डायनेस्टी। इसी तरीके से द चोला डायनेस्टी, द मौर्यन डायनेस्टी। इन सब के नाम के आगे आप दी का इस्तेमाल दोस्तों करते हैं। इज इट क्लियर? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स की बात करें तो जैसे ताजमहल, दी ताजमहल कहा जाएगा, दी कुतुब मीनार कहा जाएगा, दी रेड फोर्ट कहा जाएगा, द पिरामिड्स कहा जाएगा। मिस्र के पिरामिड हिस्टोरिकल है, इंपॉर्टेंट है, आपको उनके नाम के आगे दी लगाना है। प्लेसेस हो गई दोस्तों, बिल्डिंग्स हो गई, और डायनेस्टीज हो गई। ये सारी हिस्टोरिकल होनी चाहिए दोस्तों। ये नहीं कि सर हमारे परिवार में अभी पिछले 7 पीढ़ियों से ऐसा चल रहा है तो सर हम अपने परिवार के लिए दी लगा लें क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे परिवार के आगे नहीं लगाए भैया, पहले कुछ काम ऐसा करो कि उसके आगे दी लग सके। ओके। ऐसा नहीं है कि नहीं लग सकता सर, आप ऐसा कुछ कीजिए, नाम ऐसा इंपॉर्टेंट काम कीजिए देश के लिए, तो आपके वंश के आगे भी दी लगाया जाएगा, चिंता मत करो। डायनेस्टीज की बात हो गई। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या हो सकते हैं? हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जिन्होंने इतिहास का रुख मोड़ दिया, जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिका की क्रांति, द रशियन रिवॉल्यूशन, रशिया की क्रांति। इसी तरीके से द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यूरोप में दोस्तों 2 औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसी के बाद से तो उनका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा और उन्होंने पूरे विश्व पर जो है कॉलोनाइजेशन कर लिया था। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसलिए इसके नाम के आगे भी आप दी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से द इंग्लिश रिवॉल्यूशन, द चाइनीज रिवॉल्यूशन, ये सारी क्या हैं? क्रांतियां हैं, इनके नाम के आगे आप दी का इस्तेमाल करते हैं। बोस्टन की चाय पार्टी, द टी पार्टी ऑफ बोस्टन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से अमेरिका की क्रांति शुरू हुई थी, तो इसके नाम के आगे भी आप दी का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट्स, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इनके नाम के आगे आप दी का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 16। पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। छोटी मोटी 10-15 आदमियों का कोई दल बना लिया आपने तो उसके नाम के आगे दी नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, जैसे दी कांग्रेस, दी भारतीय जनता पार्टी, द डेमोक्रेटिक पार्टी, द जनता दल,
यूके में जो सबसे बड़ी पार्टी है, द लिबरल्स एंड द कंजर्वेटिव्स, द कंजर्वेटिव पार्टी, द लिबरल पार्टी। इसी तरीके से अमेरिका में द डेमोक्रेटिक पार्टी और द रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स कहा जाता है ना। तो जो विश्व में बड़ी पार्टियां हैं, इसी तरीके से चीन में द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीसीपी, तो इनके नाम के आगे दी लगाया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सर जिले में हमने 15 आदमी इकट्ठे कर लिए और हम अपनी पार्टी के आगे दी लगा लें, नहीं चलेगा भैया। ओके, पॉइंट नंबर 17, नेक्स्ट पॉइंट। और कहाँ इस्तेमाल करते हैं सर? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के आगे आप इस्तेमाल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं होती हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि एक कला होती है। जैसे संध्या knows how to play the piano, संध्या जानती है कि पियानो कैसे बजाया जाता है, कैसे प्ले किया जाता है। संध्या knows how to play the piano। अब दोस्तों ये क्या बता रहा है कि संध्या को एक कला आती है। वो कला क्या है? पियानो बजाने की कला। इज इट क्लियर? ये यहां पर दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन है। आप पियानो पर ध्यान मत दीजिए, पियानो बजाने की जो कला है उस कला पे ध्यान दीजिए, वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो जितने भी वाद्य यंत्र हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो पियानो है, तबला है, हारमोनियम है, गिटार है, बांसुरी है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसकी कला को अगर आप सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, देन उसके नाम के आगे आप दी लगाएंगे। उस्ताद जाकिर हुसैन इज द ग्रेटेस्ट माइस्ट्रो ऑफ दी तबला, तबला के सबसे बड़े वादक हैं। इसी तरीके से और भी जितने हमारे पास हमारे देश में अनेक संगीतज्ञ हुए हैं, महान महान, तो सबकी जो कला है उसके नाम के पहले आपको दी का इस्तेमाल करना होता है। अब यहां पर एक्सेप्शन, इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को एज ए काउंटेबल नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके आगे दी नहीं लगेगा, उसके आगे फिर ए या एन लगेगा। जैसे मोहित परचेज्ड या बॉट अ पियानो, मोहित ने एक पियानो खरीदा। दी पियानो नहीं लिखोगे अब यहां पर, क्योंकि यहां पर ये तो नहीं है कि जी वो पियानो बजाने की कला खरीद करके ले आया, वो तो इंस्ट्रूमेंट खरीद करके लेकर आया है, एक लकड़ी का डब्बा जिसको आप बजाने के काम लाते हैं। तो पियानो यहां पर कला नहीं है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, काउंटेबल ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसके नाम के आगे आप ए या एन का इस्तेमाल करोगे, बशर्ते वो सिंगुलर हो, सिंगुलर होना चाहिए। अगर प्लूरल होगा तो मोहित परचेज्ड 2 पियानोज, मोहित परचेज्ड 10 पियानोज, ए 1000 पियानोज, जो भी है। लेकिन अगर सिंगुलर है तो उसके आगे दी नहीं लगेगा, ए या एन लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन द वॉवल और कंसोनेंट साउंड। ओके, तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना है, जहां पर कला की बात हो रही है वहां पर दी लगेगा, जहां पर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो तो ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 17, 18 और कौन सा पॉइंट है सर, कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं हम दी को? एक बेहद इंपॉर्टेंट दोस्तों यूज होता है जहां पर आप क्या करते हैं, दी का इस्तेमाल किया जाता है किसी कॉमन नाउन के सामने। किसी कॉमन नाउन के सामने आप दी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टू रिप्रेजेंट क्लास या ग्रुप, किसी वर्ग विशेष को दर्शाने के लिए आप दी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द रिच। द रिच का मतलब क्या है? रिच पीपल, अमीर लोग। द पुअर यानी कि गरीब लोग। आपने अक्सर न्यूज़पेपर में या टीवी में न्यूज़ में सुना होगा, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू टैक्स द रिच, यानी कि गवर्नमेंट अमीर लोगों पर और ज्यादा टैक्स लगाने की सोच रही है। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू गिव रिलीफ टू द पुअर, गरीब लोगों को रिलीफ देने की सोच रही है। ओके, तो इस तरीके से जो शब्द होते हैं
दी का इस्तेमाल करके आप क्या दिखाते हैं, एक पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर कम्युनिटी को दिखाते हैं। दी रिच हो गया द रिच पीपल, दी पुअर हो गया पुअर पीपल, दी ऑनेस्ट यानी कि ऑनेस्ट पीपल, दी क्लेवर यानी कि क्लेवर पीपल, दी इंटेलिजेंट यानी कि इंटेलिजेंट लोग, दी नोबल यानी कि नोबल लोग। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा मुगल समय में और जो सल्तनत काल था इसमें दरबार में सामंत हुआ करते थे, उन्हें नोबल्स कहा जाता था। उनमें कुछ अफगान, कुछ तुर्क, कुछ कहीं के कुछ राजपूत, कुछ मतलब हर कम्युनिटी के थोड़े थोड़े लोग होते थे, तो उन्हें कहा जाता था नोबल्स यानी कि जो सामंत हुआ करते थे। तो ये सभी क्या है दोस्तों, दी का इस्तेमाल करने से आप उस ग्रुप की तरफ इशारा कर रहे हैं, वैसे वाले लोग। दी रिच यानी कि रिच लोग, दी पुअर यानी कि पुअर पीपल, पुअर लोग। ओके, आइए दी का ये वाला इस्तेमाल दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 18 19 नेक्स्ट यूज, और कहां पर आप दी का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, बहुत बेसिक सा यूज है जो अब तक हमने डिस्कस नहीं किया था, सुपरलेटिव डिग्री के पहले। इंग्लिश ग्रामर में जैसे ही आप एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें डिग्रीज यूज होती हैं, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले आप क्या करते हैं, दी का इस्तेमाल करते हैं, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले। जैसे ही इज द टॉलेस्ट बॉय, he is the tallest boy in his class, he is the most intelligent boy in his class, he is the most clever boy in his class, she is the most beautiful girl in her class। इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं। तो जहां कहीं दोस्तों आपने सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है उसके पहले आपको दी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अब यहां पर भी एक दोस्तों आपको एक्सेप्शन मिलेगा कि सर हम मोस्ट के आगे दी लगा रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, ये जो मोस्ट शब्द है ये सुपरलेटिव डिग्री की तरह नहीं बल्कि अधिकांश के रूप में इस्तेमाल होता है, कि अधिकांश लोग। तो जैसे हम कहें कि मोस्ट ऑफ द बॉयज वर एब्सेंट टुडे, मोस्ट ऑफ द बॉयज, मोस्ट ऑफ द बॉयज वर एबसेंट टुडे, कि लड़कों में से अधिकांश आज एबसेंट थे, वर एबसेंट टुडे। तो मोस्ट के पहले दी यहां नहीं लगेगा यहां पर, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री के रूप में इस्तेमाल नहीं हुआ। यहां पर ये क्या, किस सेंस में इस्तेमाल हुआ, अधिकांश, अधिकतर, इसलिए यहां पर इसके पहले आप दी नहीं लगाओगे। हाँ, ये हो सकता था ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो वहां पर मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल हो रहा है इसलिए उसके पहले आपने दी लगाया था। यहां पर नहीं लगेगा यहां पर, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, यहां पर ये अधिकांश के अर्थ में इस्तेमाल हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दो यूज आज के लिए और हैं दोस्तों, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। 19 के बाद में 20th, 20वां यूज दोस्तों, और क्या हो सकता है, जैसे देखिए इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस की अगर हम बात करें, जो विश्व में इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हैं, इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जैसे दी टेलीविजन, दी टेलीस्कोप, दी टेलीफोन, द एक्सरे मशीन, दी एरोप्लेन, दी टायर। टायर की खोज भी एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी। तो ऐसी जो इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हैं दोस्तों, इनके नाम के पहले भी आप दी लगाते हैं। एडिसन इन्वेंटेड द बल्ब, द इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस अगर हैं तो उनके नाम के पहले भी आप क्या करते हैं, दी का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस, जैसे एडिसन इन्वेंटेड दी इलेक्ट्रिक बल्ब, क्या कहा जाता है, केवल बल्ब नहीं कहा जाता है, दी इलेक्ट्रिक बल्ब, बिजली का लट्टू, इलेक्ट्रिक बल्ब। एडिसन इन्वेंटेड दी इलेक्ट्रिक बल्ब। ग्राहम बेल इन्वेंटेड दी टेलीफोन, ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज करी। इसी तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हैं दोस्तों, विश्व की होनी चाहिए। ये नहीं सर मैंने कोई एक छोटा सा जुगाड़ कुछ अपने घर में बैठ करके बना दिया तो मेरे उस इन्वेंशन के आगे भी दी लगेगा, नहीं सर, वो अभी विश्व के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कुछ ऐसा बनाइए जो विश्व के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ बचे हुए यूजेस हैं तकरीबन 10 से 15, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। आइए अब चलते चलते आज का जो जीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत दिल के करीब है, इसलिए
दोस्तों क्वेश्चन आज के लिए ये था कि अभी रिसेंटली 26 जुलाई को पूरे भारतवर्ष ने क्या सेलिब्रेट किया? कारगिल विजय दिवस। यानी कि 1999 में जो कारगिल की लड़ाई हुई थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया था, उस युद्ध का जो परिणाम था उसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन 26 जुलाई को हुआ था। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसे किसने डिमार्केट किया था, किसने उसको चिन्हित किया था। और आपके सामने चार ऑप्शंस थे, सर हेनरी मैकमोहन, सर सिरिल रेडक्लिफ, सर मॉर्टिमर डुरांड और चार्ल्स एडवर्ड जीनरे, जिनको अक्सर ली कार्बूजियर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो इनका सही क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ एक ब्रिटिश नागरिक थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसको चिन्हित किया था। और इन्हीं के द्वारा ही एक्चुअली ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश के साथ हमारी बॉर्डर है ये भी इन्हीं के द्वारा चिन्हित करी गई है। और इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर को अक्सर रेड क्लिफ लाइन भी बोला जाता है। अब सुनिए दोस्तों, ये जो सर हेनरी मैकमोहन ऑप्शन ए है, इन्होंने भी एक बॉर्डर चिन्हित की थी भारत की, लेकिन वो बॉर्डर है भारत और चीन के बीच में और उसे कहा जाता है मैकमोहन लाइन। इसी तरीके से ऑप्शन सी, सर मॉर्टिमर डुरांड, इन्होंने क्या सर किया था? इन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो बॉर्डर है उसे चिन्हित किया था और इसीलिए उसे कहा जाता है द डुरांड लाइन। ओके सर, सबके बारे में बता दिया, ऑप्शन डी के बारे में बता दीजिए। ऑप्शन डी, सर चार्ल्स एडवर्ड जिनरे या ली कार्बोजियर, इनका भी योगदान है सर भारत के लिए। इन्होंने चंडीगढ़ शहर की रूपरेखा तैयार करी थी, उसकी प्लानिंग करी थी। दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि भारत में जो सबसे वेल प्लान्ड सिटी है वो है चंडीगढ़, बहुत सुंदर शहर है। तो उसकी प्लानिंग दोस्तों इन्होंने की थी और ये अंग्रेज नहीं थे, ये फ्रेंच नागरिक थे दोस्तों। ली कार्बूजियर, इन्होंने चंडीगढ़ शहर की प्लानिंग की थी और बहुत सुंदर शहर उन्होंने तैयार करके दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ में हमारी आज की क्लास खत्म होती है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी दोस्तों। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे तक इंग्लिश और जीएस की निशुल्क और सटीक जानकारी मुहैया करवाई जा सके। इसी के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।